आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार, मैं प्रियंका बियानी टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात में, और आज इस खास शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी। उनके लिए अगर मैं यूँ कहूँ कि उनकी कम्युनिटी को हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। जी हाँ, आज हमारे साथ है डॉक्टर विजय यादव, जो कि आजकल मणिपाल हॉस्पिटल में एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे उनसे ऑन्कोलॉजी के बारे में, किस तरह से कैंसर के डर को लोगों से दूर किया जा सकता है, इस बारे में। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारी बियानी टीवी में। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है हमारी टीवी में। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज के दौर में भी कैंसर जैसी बीमारियों के लिए लोगों में एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है। एक छोटी सी गठान होने पर ही लोगों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ट्यूमर या कैंसर कितने प्रकार का होता है, किस तरह से इसकी स्टार्टिंग होती है, और किस लेवल पर जाकर इसका इलाज संभव है, और किस लेवल पर खत्म हो जाती है संभावनाएं। ट्यूमर का शब्द सुनते ही ज़्यादातर पब्लिक को ये लगता है कि अब लाइफ ख़त्म हो चुकी है। जी। आजकल जो हमारी प्रेजेंट टेक्निक से लगभग हम 50 से 60% के कैंसर्स को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। ज़्यादातर कैंसर जो कि एडवांस स्टेज में आते हैं, उन्हीं कैंसर को ट्रीटमेंट करना संभव नहीं हो पाता है। अदरवाइज जो इनिशियल स्टेज में, जिसको हम पब्लिक की भाषा में लें तो दे ऑलवेज, जो हमेशा पूछते रहते हैं कि कौन सी स्टेज में है ट्यूमर, तो हम कहते हैं पहली या दूसरी स्टेज में हम पूरी तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। जिसमें ये होता है कि हमारे मेडिकल भाषा में जिसको कहते हैं कि अगर वो कैंसर कहीं और नहीं पहुंचा है, अपनी जहां कैंसर की शुरुआत हुई है उस जगह को छोड़कर अगर वो कैंसर किसी और अंग में नहीं पहुंचा है, तो उसको ठीक करना लगभग संभव होता है। और ज़्यादातर गिठान पब्लिक के मन में यही रहता है कि जो गिठान हुई वो सीधी कैंसर की है, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग जो इनिशियल जांचें हैं, आजकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, जिनके हिसाब से हम ये तय करते हैं कि वो कैंसर की गांठ है या कोई साधारण गांठ है। उसके हिसाब से हम पूरा ट्रीटमेंट डिसीजन लेते हैं। वो फैलाव से हुआ है कि वहीं पे पैदा हुआ है, ये भी आजकल हमारी जो नई टेक्निक्स हैं उनसे सब संभव है कि हम उसका सही तरीके से निदान करके उसका उपचार कर सकें। जो आपकी विषय है कि जो गिठान होती है शरीर में बहुत जगह डेवलप होती है। हम मानना चाहें तो शरीर के हर भाग में, हेड टू टो, सर से लेके पांव तक कोई भी गिठान कहीं भी हो सकती है। उनकी प्रवृत्ति कैसी भी संभव है, वो बिनाइन जो कि साधारण होती है या मैलिग्नेंट जो कि कैंसर स्वरूप की होती है। उसमें बायोप्सी, एफएनएसी, सीटी स्कैन, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके हिसाब से हम ये तय कर सकते हैं कि वो गांठ कैंसर की है या साधारण है, और उसके अनुरूप ही हम अपना ट्रीटमेंट आगे डिसीजन लेते हैं कि उसमें ऑपरेशन हो सकता है। अगर वो साधारण गांठ है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर वो कैंसर की गांठ है तो हम उसका ऑपरेशन करें कि उसमें कीमोथेरेपी दें या फिर रेडिएशन दें। हम पेशेंट को पहले से, हमारा जो फील्ड है कैंसर का, हमारे पास जो मरीज आते हैं लगभग वो अपनी आशा पूरी तरह छोड़ के आते हैं। उनको ये लगता है कि बस अभी कैंसर हो गया तो मैं लगभग जा चुका हूँ, मैं सर्वाइव तो नहीं कर सकता, अब जो संभव है वो करें। तो हमारा जो एक्चुअली कैंसर का विभाग है वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देता है कि पेशेंट को खाली मेडिकल ट्रीटमेंट ना दिया जाए, उनको साइकोलॉजिकल, सोशल, फैमिली, पर्सनल सब सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हम पहले यही कोशिश करते हैं कि उनको पहले डायग्नोसिस करने के बाद पहले उनको काउंसल करें कि भाई आपका ट्यूमर ठीक होने लायक है कि नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, आपका जीवन हम कैसे सुधार सकते हैं, या आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, आप अपना जीवन जिएंगे तो किस प्रकार जिएंगे। ये सब चीज़ें उतनी ही ज़रूरी है जितना उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट का जो साइकोलॉजी है वो उस वक्त बिल्कुल बदली हुई होती है। सो कोई भी पेशेंट अगर कोई भी गांठ लेके आता है तो पहले उसको हम ये कंसल्ट करते हैं कि अभी हमको ये नहीं पता है कि ये कैंसर है कि नहीं है। तो पेशेंट की आधी साइकोलॉजी इससे ही ठीक हो जाती है कि शायद मुझे कैंसर नहीं है। कैंसर का डर इतना डरावना हो गया है कि पेशेंट कहीं भी, वैसे तो आजकल सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में इतना छपता है कि बहुत से लोग तो इसके प्रति बहुत जागरूक हो चुके हैं, लेकिन तो भी हमारे जो दूर दराज के गांव हैं उनमें अभी तक भी ये चीज़ कैंसर मतलब एंड ऑफ लाइफ समझते हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगा, जब भी कोई गांठ हो तो पहले कोई भी कैंसर विशेषज्ञ की जांच करा के और उनकी राय लें। अगर आपको सच में कैंसर का रोग है तो उसके हिसाब से वो कौन सी स्टेज के अंदर है और उसके क्या क्या उपचार संभव है, उसके ऊपर अपने को ध्यान देना चाहिए। सर, किसी भी तरह की गांठ होने पर
गांठ होना एक लक्षण माना जाता है कि हो सकता है ये कैंसर हो, लेकिन इसके साथ साथ और क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे लोगों को पहले ही मतलब हम जागरूक कर सकें कि वो कैंसर विशेषज्ञ से मिलें और अपना इलाज शुरू करें? देखिए, हमें अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग ये पहचान नहीं पाते कि हमारी जो गांठ है वो कैंसर की हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये जागरूक होना चाहिए कि जो हम देखिए, ज़्यादातर आजकल समाज पत्रों में आजकल मेडिकल के ऊपर एक पृष्ठ हमेशा आता है, इसमें लिखा होता है कि किन किन लक्षणों को हम देखें। तो भी हमको, अगर हम इन चीज़ों को डिवीजन करें या हम ये सोचें कि हम हेड टू टो में इन चीज़ों को गिनें, तो कौन से भाग में कौन सा लक्षण है जो कि ये दर्शा सकता है कि वो कैंसर की गांठ हो सकती है। जैसे चमड़ी से हम शुरुआत करें तो चमड़ी पे मान लीजिए कोई तिल है, वो एकदम से बढ़ने लग गया है, या उसमें खुजली चालू हो गई है, या रक्तस्राव चालू हो गया है, तो हम ज़्यादातर ये गिनते हैं कि उसमें कोई बदलाव आया है और वो लक्षण कैंसर के हो सकते हैं। ऐसे ही हम लेके चलें कोई गले में, मुंह में, जैसे मुंह में कोई छाला है जो कि बहुत समय से भर नहीं रहा है, या उसमें से मतलब दर्द होना बंद हो गया है, उसको मालूम नहीं चलता है और गांठ बढ़ती जा रही है, या कोई मुंह में सूजन है, तो ये हमको तुरंत दिखाना चाहिए। ऐसे ही गर्दन में कोई गांठ हो, अब वो गांठ किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो बीच में भी हो सकती है, साइडों में भी हो सकती है। गांठ होना कैंसर का लक्षण नहीं है, परंतु वो सचेत करने के लिए होता है कि ये हो सकता है कि कैंसर की कहीं से डेवलपमेंट के बाद में ये गांठ डेवलप हुई हो, तो हमको उसकी जांच करानी चाहिए। ऐसे ही अगर हम नीचे चलते हैं, मान लीजिए अन्न नली है, सेकंड अपन जो खाना खाते हैं मान लीजिए कहीं अटकता है, आवाज़ में कोई बदलाव आया है, तो स्वर पेटी का हो सकता है कुछ प्रॉब्लम, या खाना खाने में कोई दिक्कत हो तो अन्न नली होती है, उसमें कोई रुकावट हो सकती है। तो हमारे पास एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, ऐसी बहुत सारी जांचें उपलब्ध हैं जिनके थ्रू हम जांच करके और ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कोई गांठ या कोई छाला तो नहीं हुआ है। बाद में इसकी बायोप्सी की मदद से हमें पता कर सकते हैं कि उसमें कोई कैंसर का कण तो नहीं है। उसके बाद में अगर और नीचे हम जाते हैं तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स में फेफड़ों का कैंसर जो बहुत कॉमन है। आजकल महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, तो महिलाओं को इसलिए भी बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है कि कोई भी गांठ हो, किसी भी हिस्से में हो शरीर के, तो वो तुरंत दिखाएं। वैसे आजकल जो इन चीज़ों के अंदर सचेत रहना, मतलब लगभग महिलाएं इन चीज़ों में बहुत अर्ली स्टेज में आ जाती हैं, तो भी ऐसे केसेस हम देखते हैं जो कि या तो किसी सामाजिक वस्तु में या पारिवारिक कारणों से वो नहीं दिखा पाती हैं, या शर्म की स्थिति में वो नहीं दिखाती हैं। लेकिन मैं यही सबसे अपील करूंगा कि कोई भी गांठ हो तो उस चीज़ का तुरंत उपचार करा के, उसका निदान करा के उसका उपचार करवाएं। उल्टी होना होता है, या खाना खाने के बाद में तुरंत पेट में भराव लगता है, या लैट्रिन में कोई खून आता है, तो हम आंत के कैंसर के बारे में सोचते हैं। तो उसमें भी एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिटी स्कैन से हम उस चीज़ की जांच कर सकते हैं। भूख ना लगना, पीलिया हो जाना, ये कैंसर लीवर के, गॉल ब्लैडर के लक्षण होते हैं। ऐसे ही पेशाब में खून आना, तो वो किडनी के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। जैसे हम और नीचे जाते हैं तो महिलाओं में बच्चेदानी का या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। उसमें माहवारी बंद होने के बाद दोबारा से ब्लीडिंग चालू होना। ऐसे ही अगर पेशाब में खून आना हो तो अपने पेशाब की थैली का या किडनी का कैंसर होना संभव होता है। दूसरी चीज़ हम देखना चाहें तो ओवरियन होता है, जो अंडाशय के कैंसर होते हैं, उनमें पेट में फूलाव या गांठ का महसूस होना होता है। इसके अलावा मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन होता है। अगर पेशाब में रुकावट हो और नीचे गांठ डेवलप हो रही हो तो वो देख सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है। इसके अलावा बोन्स, हड्डी और सॉफ्ट टिश्यू मानी मांस, इनके भी कैंसर बहुत कॉमन है। हड्डियों में कोई अनियमित या अबनॉर्मल सूजन हो, पैर में कोई सूजन आ गई हो, या कोई मांस के अंदर पहले से कोई डेवलप्ड पेन हुआ हो और हमको कोई सूजन महसूस हो रही हो, तो हमको तुरंत डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। इसके अलावा और कोई कैंसर अपन सोचना चाहते हैं तो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, जिसको मैं अभी बाद में कवर कर रहा हूँ क्योंकि वो स्पेसिफिक कैटेगरी में आते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स में ज़्यादातर सर में दर्द होना, चक्कर आना, ये सब बहुत कॉमन लक्षण होते हैं। तो न्यूरोसर्जन से अपन मिल के कभी भी कोई भी सिटी स्कैन वगैरह है, बहुत साधारण सी जाँचों से हम इन चीज़ को चेक कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी इसका उपचार करा सकते हैं। जैसे कि सर आपका ऑन्कोलॉजी सर्जरी में आपकी स्पेशलाइजेशन है, तो किसी भी गांठ, मतलब छोटी से छोटी गांठ या बड़ी से बड़ी गांठ, सर्जरी ही इसका इलाज होता है या और भी इसका कोई ऑप्शन रहता है? सर्जरी
कीमोथेरेपी और रेडिएशन, ये तीनों ही कैंसर को ठीक करने के प्रकार हैं। एक्चुअली हम अगर अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में इसको लेके चलें तो ठीक होने के लिए हमको इन तीनों की कोलैबोरेटिव अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ कोई भी ऐसी नहीं है जो कि कंप्लीटली एक चीज़ को ठीक कर सके, लेकिन इन तीनों के मिश्रण से हम कोई भी कैंसर लगभग ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं मानना चाहूँ कि अगर पहली या दूसरी स्टेज में कोई कैंसर होता है तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। जैसे हमारी भाषा में दो तरह के ट्यूमर्स हम मानते हैं। एक होता है सॉलिड ट्यूमर। सॉलिड ट्यूमर का मतलब होता है कि जो कि बड़े अंगों से पैदा होता है, और दूसरा होता है लिक्विड ट्यूमर्स, लिक्विड मैलिग्नेंसी जिनको बोलते हैं, जैसे कि लिम्फोमास हैं, ब्लड कैंसर्स हैं, मतलब कि जो कि बॉडी के लिक्विड पार्ट से पैदा होते हैं। तो सॉलिड ट्यूमर्स में लगभग जो क्योरेटिव या ठीक करने वाले साधन हैं वो दोनों हैं, रेडिएशन एंड सर्जरी। लेकिन जो लिक्विड मैलिग्नेंसीज हैं, जैसे ब्लड कैंसर है या लिम्फोमास है, इन कैंसर्स के अंदर हम यूजुअली कीमोथेरेपी से इनको पूर्ण रूप से ठीक कर देते हैं, और उनके ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो बच्चों में होता है, उनसे उनको बोन मैरो बदल के हम लोग उनको संपूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं। इनके अलावा जो सॉलिड ट्यूमर्स हैं, जो कि मैक्सिमम कैटेगरी में पेशेंट्स में यही पाया जाता है कि सॉलिड ट्यूमर जो कि कोई भी विसराल, जिनको हम बोलते हैं अपने इंपॉर्टेंट अंग होते हैं शरीर के, जैसे फेफड़ा है, लंग है, फेफड़ा है, लीवर है, किडनी है, ये सब सॉलिड में आते हैं। इन चीज़ों में जो होने वाले ट्यूमर्स हैं, इनको कीमोथेरेपी पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकती है। इनमें हमको कोलैबोरेटिव अप्रोच चाहिए होती है। अगर वो ट्यूमर पहली या दूसरी स्टेज में है तो ठीक करने के लिए सर्जरी या रेडिएशन, ये दोनों क्योरेटिव होते हैं। कीमोथेरेपी का रोल इनमें ज़्यादातर या तो एडजुवेंट, मानी दोबारा नहीं होने को रोकना, या फिर अगर हम उस ट्यूमर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं तो उसको ऑपरेटिव स्टेज में लेके आना होता है। तो इसलिए हम यही कोशिश करते हैं कि पेशेंट अगर ऑपरेटिव स्टेज में है तो हम उसको ऑपरेशन करें या रेडिएशन दें, और वो ऑपरेटिव स्टेज में नहीं है तो उनको प्राइमरी कीमोथेरेपी, मानी न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, वो कीमोथेरेपी देके उनको ऑपरेटिव स्टेज में लेके उनको ऑपरेशन करें, और या फिर अगर ऑपरेटिव है तो उनको हम ऑपरेशन करने के बाद में कीमोथेरेपी दें, जिससे कि दोबारा होने की संभावनाएं बहुत घट जाएं। सर, कैंसर के सिम्टम्स और बचाव कैसे किया जाए ये आपने बता दिया। कैंसर को होने के बाद बचाने के बजाय किस तरह की सावधानियां आम लोग रख सकते हैं जिनसे कि इनसे बचा जा सके? जैसे टीवी में हम देखते हैं धूम्रपान नहीं करना चाहिए, इस तरह की आती हैं, तो आप एज ए डॉक्टर आप लोगों को क्या सलाह देना चाहिए? प्रिकॉशन इज द बेस्ट क्योर, सब बोलते हैं कि हम अगर किसी चीज़ में होने को ही रोक दें तो हमको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। देखिए, ज़्यादातर जो कैंसर होता है वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादातर होता है। जेनेटिक कारणों की जो हम अगर गणना करते हैं तो जेनेटिक कारण बहुत ही कम है। हम अपनी भाषा में या हमारी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं जेनेटिक कारणों से होने वाले कैंसर 5% से ज़्यादा नहीं है। लगभग 95% जो कैंसर हैं वो स्पोरेडिक, मानी किसी को भी हो सकते हैं, उनमें कोई भी जीन्स की परेशानी या डीएनए का कोई प्रॉब्लम या आनुवांशिक नहीं होता है। तो 95% कैंसर्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। 5% कैंसर जो जेनेटिक होते हैं, 2 से 5% हम बोलते हैं, वो अनअवॉइडेबल होते हैं। तो जहाँ तक हम बात करें अनहेल्दी हाई लाइफस्टाइल की, उसमें अनियमित खाना सबसे बड़ी चीज़ हमारे, मतलब हम पहले जो हमारी मेडिकल लाइन में हम बात करते थे हरी वरी एंड करी, इंसान बहुत जल्दी खाते हैं या देरी से खाते हैं, बहुत चिंता करते हैं या बहुत तीखा तला हुआ खाते हैं। सो ये बहुत सिंपल से हरी वरी एंड करी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है हमारी लाइफस्टाइल के डेली, क्योंकि जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है वो इन चीज़ों पे ही निर्भर हो गया है। हम जल्दी में खाते हैं या नहीं खाते हैं, आज जल्दी है तो खाना नहीं खाया, तो उस टाइम में जो शरीर में खराब तत्व पैदा होते हैं वही चीज़ डीएनए को डैमेज करती है, और उसी चीज़ से हमारे जो कैंसर के लक्षण डेवलप होते हैं। वरी मानी बहुत चिंता करना, हम बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं तो हर चीज़ हमारी ऑल्टर हो जाती है, मतलब कॉन्स्टिपेशन रहना, चिंता रहना, शरीर में काम करने का मन नहीं रखना, थकान हो जाना, ये सब चिंता से होता है। तो ये चिंता बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सब चीज़ें चिंता से होती हैं। तो आदमी अगर चिंता नहीं करता है तो बहुत सारे सिम्टम्स से बच जाता है। जहाँ तक बात है करी, जो मैंने तीसरा वर्ड बोला, करी मतलब अपन तीखा तला हुआ खाते हैं, अनहेल्दी खाते हैं। आजकल जो फास्ट फूड्स आ गए हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं, कितना भी डीप फ्राइड है या अनस्मोक्ड चीज़ें हैं या जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें
बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी डाइट के हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ खाने के बाद न तो हमको खाना प्रॉपर्ली पचता है, हाई कैलोरी बचती है, हाई कैलोरी मिलती है, और ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी अपने आप में कई चीज़ों का घर है, जैसे उसके ओबेसिटी के साथ में या मोटापे के साथ में अपने को ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या डायबिटीज़ जिसको हम बोलते हैं, ये सब चीज़ें बहुत कॉमनली आ जाती हैं। थायराइड है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा जो देखिए, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो सब चीज़ें इन 3 चीज़ों से रिलेटेड है। मैं बोलूँ कि अगर वो स्मोकिंग करता है तो स्ट्रेस में है, लगभग लोगों को आप पूछेंगे तो बोलेंगे मैं चिंता में करता हूँ, या अपनी कोई एंग्जाइटी रिलीव करने के लिए मैं सिम्टम की वजह से मैं अपनी स्मोकिंग करता हूँ, उससे मुझे रिलीफ मिलता है। या एल्कोहलिज्म है, अगेन वही चीज़ है। या मैं बोलूँ कि वो तंबाकू खाता है, वो उसकी लत पड़ जाती है। जो चीज़ें भी हैबिट फॉर्मिंग है, तंबाकू है, गुटखा है, पान मसाला है, अल्कोहल है या स्मोकिंग है, ये सब अनहेल्दी लाइफस्टाइल का ही परिणाम है। और परिणाम तो मैं क्या बोलूँ, मतलब उसकी वजह से ही हम चालू करते हैं और बाद में इसके खराब परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं। सो स्मोकिंग से गले का कैंसर, लीवर का कैंसर, लंग का कैंसर, किडनी का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर, सब चीज़ें संभव है। इससे ज़्यादा तंबाकू से मुंह का कैंसर संभव है। और जहाँ तक बात रही, बहुत से लोग हमको ऐसे मिलते हैं जो बोलेंगे साहब मैंने तो कभी तंबाकू नहीं खाया, मैंने कभी कोई भी गुटखा पान मसाला नहीं खाया, सिगरेट नहीं पिया, फिर मुझे ये क्यों हो गया। सो उन लोगों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, कैंसर होना या नहीं होना ये मतलब नहीं है कि आपने वो खाया तो आपको होगा, या आपने नहीं खाया तो आपको नहीं हो सकता। आप इक्वलेंट रिस्क पे हैं जितना कि एक नॉर्मल आदमी है। लेकिन ये सब चीज़ें अगर आप सेवन करते हैं तो आप में उस रिस्क को बढ़ाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब आप अगर स्मोकिंग करते हैं और साथ में आप में टेंडेंसी भी है तो आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो ये सब चीज़ें जो आपके स्ट्रेस की वजह से आप पैदा हुई हैं शरीर के अंदर, जो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाती हैं, तो वही डीएनए में डैमेज करके और कैंसर का स्वरूप ले लेती हैं। या मैं यूँ कहूँ कि कैंसर, अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में समझने जाएं तो कैंसर एक तरह से बॉडी इम्यून सिस्टम का या बॉडी का अनस्टेबल हो जाना है। हमारे शरीर में या आपके शरीर में या किसी के भी शरीर में ऑन्कोजीन्स एंड एंटी ऑन्कोजीन्स, कहने का मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन्स और कैंसर को रोकने वाले जीन्स सब में होते हैं। इनका एक होमोस्टेसिस होता है, मतलब इनके बीच में एक संतुलन होता है जिसकी वजह से कैंसर नहीं होता नॉर्मल आदमी में। जैसे ही ये संतुलन बिगड़ता है, कैंसर का स्वरूप लेकर आगे बढ़ता है। तो अब ये संतुलन बिगड़ने के लिए कुछ भी संभव है। हमको कोई रेडिएशन मिला हो ज़िंदगी में कभी भी, या हमारा कोई स्ट्रेस डेवलप हुआ हो जिसकी वजह से कोई डीएनए डैमेज हुआ हो, कोई भी हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, कुछ भी चीज़ संभव है जिसकी वजह से हमारा डीएनए का डैमेज हुआ और वो रिपेयर नहीं हो पाया। सीधी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, अगर हमको कोई चोट लग जाती है तो हमारा घाव कैसे भरता है? हमारा घाव भरने के लिए काम आते हैं ऑन्कोजीन्स। अगर वो डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हमारा घाव नहीं भर पाएगा। लेकिन उस घाव को उसी स्थिति तक भरना है कि अपनी चमड़ी के लेवल तक आ जाए या उससे ज़्यादा नहीं बढ़े। उनको रोकने का काम कौन करता है? वो होते हैं एंटी ऑन्कोजीन्स। तो सीधी सी हिसाब किताब ये है, जब एंटी ऑन्कोजीन्स या ऑन्कोजीन्स में संतुलन बिगड़ जाता है तो कैंसर डेवलपमेंट होता है। अब इनके बीच में बहुत सारे जीन्स फैक्टर्स काम करते हैं। वो जीन्स लगभग जेनेटिक, मतलब कहने का मतलब आनुवंशिक नहीं होते हैं, वो रूटीन डीएनए डैमेज की वजह से डेवलप होते हैं। तो रूटीन डीएनए डैमेज में अगर हमारी बॉडी उसको हील ना कर पाए तो कैंसर का स्वरूप लेके वो तुरंत फैलना चालू कर देता है। दोस्तों, आपने देखा, आज आपने जाना कि कैंसर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। आप इससे डरे नहीं, इससे बचने की कोशिश करें। और जहां पर हम लोगों की उम्मीदें खत्म होती है, वहां पर ऐसे डॉक्टर्स के आश्वासन हम उन उम्मीदों को ढकने का काम करते हैं, उन उम्मीदों को बढ़ाने का काम करते हैं। तो लास्ट में मैं डॉक्टर यादव से कहना चाहूँगी कि वो एज ए डॉक्टर लोगों को कैसे जागरूक करें कि इन चीज़ों से डरे नहीं, बल्कि इनसे बचने की कोशिश करें, और अगर हो भी गई है तो भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से साली यही चीज़ सब लोगों को बताना चाहूँगा। पहली चीज़ ये ध्यान रखें, शरीर में होने वाली कोई भी गांठ या कोई भी अनइवन, मानी जो चीज़ सामान्य नहीं है, कुछ भी असामान्य चीज़ आपको लगती है तो तुरंत किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर की राय लें। दूसरी चीज़, कैंसर छूने से नहीं फैलता है। ये लोगों में सबसे बड़ी भ्रांति है कि मैं इसको छू लूँगा तो ये फैल जाएगा, इसलिए अपने सगे, अपने संबंधियों का साथ ना छोड़ें। सबसे बड़ी समाज में यही प्रॉब्लम आती है कि मैं इसको छू लूँगा तो कहीं मुझे फैल जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कैंसर कहीं छूने से फैलता हो। हुआ है उनको आप भली पूर्वक
समझा बुझा के विशेषज्ञ की जांच करवा के और संपूर्ण ट्रीटमेंट करवाएं या संपूर्ण इलाज करवाएं, जिससे हम एक समाज है उसको हेल्दी बना सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।